नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी सबसे पहले आपको थैंक्स बोलती हूँ। आप लोगों के रिस्पांस जो है वीडियोस के लिए अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। और आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। नया ट्राई करने वाले हैं यानी कन्वेंशनल प्रोडक्ट से थोड़ा डाइवर्ट होकर के हम यूलिप्स पे आने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो सेशन है वो एजुकेशन पर्पज से है। तो अभी तक सभी लोगों को ये कंप्लेन्स थी कि एलआईसी एडवाइजर्स को कि मेरा बिजनेस जो है म्यूचुअल फंड वाला लेके जा रहा है। यस और नो? हम्म। यस ना? लेकिन आप लोगों के पास भी प्लान है ऐसे। आप लोगों के पास भी ऐसे प्लान है, लेकिन आप क्या करते हो? आप मार्केट में डरते हो पिच करने से। क्यों डरते हो? क्योंकि ये यूलिप प्लान है। ये मार्केट से लगा हुआ प्लान है। ठीक है। और इसमें अगर नुकसान हो गया तो क्लाइंट मेरी गर्दन पकड़ेगा। क्लाइंट से मेरा रिलेशन टूट जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव सोच करके हम क्या करते हैं, क्लाइंट को ये प्लान पिच ही नहीं करते। बताते ही नहीं है कि ऐसा कोई प्लान एलआईसी में है और आपके मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है, ज्यादा ऑप्शन के साथ है। अभी मुझे एक बात बताएं आप लोग कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करता है उसको पता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क है। यस। यस और नो? यस यस। 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 तो अगर आप ऐसा प्लान पिच करने जा रहे हैं तो क्लाइंट को पहले से ही बोले ना, सर जैसे आप दूसरे म्यूचुअल फंड दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपका रिस्क रहता है सर, वैसे ही इस प्लान में भी इन्वेस्ट करने में आपका रिस्क रहेगा। लेकिन सर भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो मेरा जो ये प्लान है मार्केट के उस म्यूचुअल फंड से आपकी फैमिली को ज्यादा पैसा दिलाएगा और सटीक तरीके से दिलाएगा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? पहले से क्लेरिफाई करके बेच सकते हैं कि नहीं हम्म। बेच सकते? रिस्क तो उसका वहां पे भी उतना ही है। यस। बोल यस सकते और हैं। नो? यस। यम। यस। लेकिन हम पिच नहीं करते कि लॉस हो गया तो देखो। अगर म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, ये सचिन तेंदुलकर भी स्क्रीन पे आके बोलता है, तो आप भी तो बोल सकते हो ना ये चीज। यस। अभी सचिन तेंदुलकर उसको बेचने तो निकले नहीं है। यस और नो? यम है। जी हाँ। वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना उसकी। तो वही चीज आपको करनी है सर। मैं आपको म्यूचुअल फंड से भी बेटर वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहा हूँ एलआईसी का। सर मार्केट के म्यूचुअल फंड आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, लेकिन ये आपको इंश्योरेंस देगा। और इसकी देखो, फिर आती है बात की टैक्सेशन की। तो देखो मार्केट में भी 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तो वो टैक्सेबल है। क्यों आपको बेचना चाहिए? इसीलिए वो, इसलिए मैं पहले से क्लियर, प्रोडक्ट बाद में समझना, पहले समझ लो कि क्यों आपको बेचना चाहिए। एक, आपका क्लाइंट कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। और डिफरेंस भी मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वहां पे इन्वेस्ट करना भी उतना ही रिस्की है जहां पे, जैसे यहाँ पे। लेकिन हमारी जो एलआईसी ऑफ इंडिया है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है। इस प्रोडक्ट में वो कुछ टर्म के बाद गारंटेड एडिशन भी देती है, ये हम प्लान में देखेंगे। इस प्रोडक्ट में एलआईसी ऑफ इंडिया आपको दो ऑप्शन देती है, 1.25 गुना रिस्क कवर आपके इन्वेस्टमेंट का या 10 गुना रिस्क कवर। अब 1.25 गुना रिस्क कवर में जैसे मार्केट में प्रॉफिट टैक्सेबल होता है वैसे ही होगा। लेकिन 10 गुना रिस्क कवर ले लिया तो जो भी आपकी मैच्योरिटी आनी है वो टैक्स फ्री आनी है। क्या मार्केट का म्यूचुअल फंड आपको टैक्स फ्री रिटर्न देगा सिंगल इन्वेस्टमेंट में? नहीं। नहीं नहीं। 10% टैक्स लगेगा। हम्म। 10% टैक्स लगेगा। यहाँ पे सर दोनों ही ऑप्शन है। और सर मार्केट के म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और भगवान न करे कुछ हुआ अगले 3 साल में, तो ज्यादा से ज्यादा 16% भी गिनो तो 3 साल का रिटर्न कितना आया? 16 × 3 = 48, यानी आपका पैसा 1.5 गुना हुआ। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, टू सेकेंड ऑप्शन में आपने इन्वेस्ट किया, 10 गुना रिस्क कवर है, तो सीधा 10 लाख या आपकी जो फंड वैल्यू है। वैसे भी 16% ग्रोथ, ग्रोथ फंड में अभी यूलिप में चल ही रहा है हमारा रेट। आज भी सर ने भेजा। ठीक है। जीवन उत्सव आने के बाद हमारे जो एनएवी रेट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो 16% तो है ही। तो सर 16% तो ये भी दे रहा है।
यस और नो? Yes. लेकिन 3 साल में सर कुछ हुआ, 5 साल में कुछ हुआ, 10 साल में कुछ हुआ, तो क्या होगा? तो सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा होगा वो LIC नॉमिनी को पे करेगा। अभी इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए बताओ? चाहिए क्या? नहीं नहीं। पिछले वीक It's- मेरी एक डॉक्टर के साथ कॉल थी, ठीक है। जब मैंने उसको SIP और निवेश प्लस समझाया ना, तो बोले मैं तो फालतू में 40,000 म्यूचुअल फंड में ऐसे ही डाल रहा हूँ। मुझे पता होता तो पहले मैं SIP ले लेता, लेकिन आज तक किसी एडवाइजर ने आके नहीं बताया मुझे LIC के। देखो आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, वो बोलते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, भले उनका सब कुछ चला जाए, बिक जाए, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे मार्केट में इन्वेस्ट करो। मार्केट में बड़ी मछलियां कमाती हैं, छोटे लोगों का खेल नहीं है, लक बाय चांस होगा। क्यों, क्या होता है? जब मार्केट गिरता है ना, तो हम उन यंगस्टर्स के पास वो पेशेंस नहीं होता कि उसको होल्ड करके रख सके। और मार्केट रिटर्न कब देता है? मार्केट लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म में लगभग किसी ने पैसा नहीं बनाया, और जो ऑप्शंस करते हैं वो तो जुआ ही खेलते हैं, और उसमें तो बर्बादी ही होती है। क्योंकि ऑप्शंस की जो स्टिक्स हैं, वो लास्ट में जिसने बेच रखी होगी ना, वही वही लगभग कमा जाता है। ठीक है। सो कौन बोलता है ऐसे जुए खेलो? कौन बोलता है और अपने आप को बर्बाद करो? इट्स बेटर ना, ये रास्ता दिखाओ ना यंगस्टर्स को कि हमारे पास ऐसे प्लान है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी रहेगी, रिटर्न तो दे ही रहा है 16% का, लॉन्ग टर्म हम 10% भी गिने तो 1 लाख का 16 लाख बन सकता है 25 साल पे। और क्या चाहिए बताओ? और 1 लाख के सामने 10 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा। ठीक है। सो बाय दिस वे आप पिच कर सकते हो, लेकिन पहले अपने मन का डर भगाना होगा आपको। पहले आप एक SIP आपको स्टार्ट करनी होगी अपने घर में, अपने बेटे को बोल करके कि भैया आप एक SIP स्टार्ट करो। फिर क्या होगा? जब आपके घर में वो प्रोडक्ट आएगा ना, तो आप रोज NAV देखेंगे, और जब रोज NAV देखेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि यार ये तो बढ़ रहा है। सिंगल प्रीमियम बेचते हैं, 2% कमीशन उसमें भी मिलता है, निवेश प्लस में भी 2% मिलेगा। किसी म्यूचुअल फंड की एजेंसी लोगे तो भी उसमें 1.5% मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। ठीक है। लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है। यहाँ आपको LIC गारंटी भी दे रही है। ठीक है। तो ये चीजें हैं निवेश प्लस। समझते हैं टेबल नंबर 849, बेसिक डिटेल्स क्या है इस प्लान की। तो दिस इज अ सिंगल प्रीमियम, एक ही बार इन्वेस्ट करो, नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी रिविजनरी बोनस में पार्टिसिपेटिंग नहीं करेगा। यूनिट लिंक एश्योरेंस प्लान है, यूलिप प्लान है, मार्केट से इसका बिल्कुल लेना देना है, विच ऑफर्स इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर अगर आपको रिस्क कवर भी मिल जाए तो कैसा लगेगा सर? क्या आप अभी जो SIP कर रहे हैं, या अभी आपने जो मार्केट में पैसा लगा रखा है, 7 साल के आप बाद बोलेंगे वो 10 गुना हो जाएगा? ठीक है सर, हो भी जाएगा, लेकिन उसके पहले भगवान न करे कुछ हुआ तो वो रिस्क प्रोवाइड करता है क्या आपको? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है क्या? तो मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा सर, और मार्केट में आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। प्रपोजर कैन चूज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वन डिजायर टू पे। जो अमाउंट आप चाहें डिसाइड कर सकते हैं। इच प्रीमियम पेड शेल बी सब्जेक्ट टू अलोकेशन चार्जेस। तो अलोकेशन चार्जेस जो हैं वो आप मार्केट के यूलिप्स में भी लगते हैं, MF में लगते हैं। मेरे पास एक स्लाइड है, मैंने बनाई है उसके लिए, स्पेशली डिजाइन की थी इसी कंपैरिजन की, कि कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। So upon completion of specified duration, guaranteed addition as a percentage of single premium shall be added to the unit fund under enforce policy। जो भी policies continue है, तो ये तो single premium plan है, इसमें कहाँ बार बार प्रीमियम देना है, तो कंटिन्यू है। तो स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सिंगल प्रीमियम, यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया गारंटेड यूनिट ऐड करती है, उस अमाउंट के यूनिट ऐड करती है स्पेसिफाइड पीरियड पे, जो मार्केट में शायद नहीं मिलते। ओके। फीचर्स एंड कंडीशन को समझते हैं। तो मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान की 90 दिन की है, 90 दिन के बच्चे को भी आप ये सेल कर सकते हो। और मिनिमम मैच्योरिटी एज यहाँ पे 18 साल है, यानी अगर बच्चे के नाम पे आपने इन्वेस्ट किया तो 18 साल से पहले वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा।
ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे जो है, मैक्सिमम एज यहाँ पे दो ऑप्शन LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 में 70 ईयर है और मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 में 85 ईयर है। यानी मार्केट बहुत बड़ा है आपके पास, 90 दिन से लेकर के 70 साल के व्यक्ति को 1.25 गुना रिस्क कवर तो बेच ही सकते हो। और उसमें जो टैक्सेस लगने हैं वो तो वैसे ही वो म्यूचुअल फंड या कहीं पे इन्वेस्ट करेगा वैसा ही लगेगा जैसा बाहर लग रहा है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 आप मैक्सिमम 90 दिन के बच्चे से लेकर के 35 साल के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 2 में 50 साल है, क्योंकि वहां पे 10 गुना रिस्क कवर है। ठीक है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 से 25 साल की पॉलिसी टर्म है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन 2 में जो आप टर्म देते हैं वो कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, जिसको आप नोट डाउन कर लें कि अगर क्लाइंट की एज 90 दिन से लेकर के 25 साल की है तो उसे आप 10 से 25 साल की टर्म दे सकते हैं, जहां पे 10 गुना रिस्क कवर है। अगर 26 से 30 साल की है तो आप 10 से 20 साल की टर्म दे सकते हैं। और 31 से 35 साल की है तो उसे आप 10 साल की टर्म दे सकते हैं। ठीक है। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। फिर आप 50 साल के क्लाइंट को जाके बोल के आओ सर आपको तो मैं 10 गुना रिस्क कवर दिलवा दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए बोलते हैं पहले प्लान का नॉलेज तो लो। आप सब बेच सकते हो, आप में सारी कैपेबिलिटीज हैं कि आप सब सेल कर सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा होमवर्क कर लो हर प्लान का। ठीक है। अभी जैसे मेरी एज 34 है और अगर मैं ऑप्शन 2 में जाती हूँ तो मैक्सिमम एज एट एंट्री 35 है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप 10 साल की टर्म ही दे पाओगे, क्योंकि ऑप्शन 2 में 31 से 35 के लिए 10 साल है। ठीक है। 26 से 30 के लिए 10 से 20 साल की टर्म अवेलेबल है और 25 साल के लिए 10 से 25 साल की टर्म अवेलेबल है। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10,000 आप इसे बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है अंडरराइटिंग पे, क्योंकि हम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 में सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना यानी 1.25 टाइम्स ऑफ दी सिंगल प्रीमियम विल बी कवर्ड, एंड ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ दी सिंगल प्रीमियम आपको मिलेगा। ठीक है। अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्विचिंग ऑफ फंड। स्विचिंग ऑफ फंड लगभग मार्केट में आप करते हैं तो वो चार्जेबल रहता है। यहाँ पे साल में 4 स्विचिंग आपको LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर 5 भी करोगे आप, स्विचिंग यानी क्या होता है, डेप्ट में से बैलेंस में जाना, बैलेंस में से ग्रोथ। आपको लगता है अभी मार्केट बहुत हाई है, गिरने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फंड को बैलेंस या ग्रो डेप्ट फंड में ले जाओगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत लो है, ठीक है, हाई में जाने के चांसेस है, तो फिर आप अपने डेप्ट फंड से उसको ट्रांसफर कर सकते हो, स्विच कर सकते हो ग्रोथ में। ठीक है। तो जितने भी अमाउंट के फंड होंगे उसके NAV के अकॉर्डिंग यूनिट्स स्विच हो जाएंगे। ओके। तो इसको स्विचिंग बोलते हैं। जो साल में 4 बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, 5वीं लोगे तो 100 रुपीज प्लस GST यानी 118 रुपए चार्ज होता है। और ये कस्टमर पोर्टल, अगर आपने प्रीमियर सर्विस में पॉलिसी रजिस्टर की है तो वहां से कस्टमर पोर्टल से भी हो जाएगा, आपको ब्रांच ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स फॉर 5 years। तो ये जब भी भगवान ने करे डेथ बेनिफिट आया, या तो फंड वैल्यू या सम एश्योर्ड, दोनों में से जो ज्यादा हो वो LIC ऑफ इंडिया इस प्लान में पे करती है, तो उसे आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट में सेटल करवा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 मिनिमम अमाउंट होगा तो ही सेटलमेंट हो पाएगा। और उस पर इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है। अभी 5.4% चल रहा है। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो 6th ईयर के बाद आप इस पॉलिसी में से पार्शियल विड्रॉल, आपको पूरी, जनरली क्या होता है मार्केट में म्यूचुअल फंड मैंने लिया तो मैं पूरा का पूरा पॉलिसी सरेंडर कर दूंगी। ठीक है। और ऑन एन एवरेज सर्वे के अनुसार 2.8 ईयर मोस्ट ऑफ आपके प्लान्स जो हैं 2.8 ईयर, 2 साल 8 महीने में सरेंडर कर लेते हैं। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड है तो आपकी अमाउंट जो है उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो कि तो पूरी के पूरी पॉलिसी आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आपको वाइंड अप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन बेनिफिट नॉट अलाउड, आप प्रीमियम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है।
एक्सीडेंट राइडर कैन बी कैंसल्ड। अगर आपने पहले एक्सीडेंटल राइडर ऐड करवाया इस पॉलिसी में तो बाद में कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन एक बार कैंसिल हो गया तो फिर आप फिर से एडिशन नहीं करवा पाएंगे। टॉप अप नॉट अलाउड, कि मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको नया प्लान ही नए सिरे से लेना होगा, ठीक है, टॉप अप नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन टू अदर प्लान नॉट अलाउड, एक प्लान में से दूसरे प्लान में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अभी, ये कंडीशंस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, तो ये सिंगल प्रीमियम प्लान है तो सिर्फ एक ही बार आपको प्लान में प्रीमियम देना है। अवेलेबल राइडर्स, तो LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट, यहाँ पे नोट करना ADTB राइडर नहीं है प्लीज, हाँ, गलत फहमी में क्लाइंट को गलत प्रॉमिस करके मत आना। यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, और वो भी आपकी इच्छा हो तो आप लो, नहीं है इच्छा तो नहीं लो, है ना। रिबेट की बात करें तो इस प्लान में कोई रिबेट नहीं मिलता क्योंकि ये मार्केट प्लान है। मैच्योरिटी बेनिफिट, तो मैच्योरिटी बेनिफिट पे आपको जो भी फंड वैल्यू है वो पे होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर, तो जैसे कि ये प्लान 90 दिन के बच्चे से लेकर के 70 साल के व्यक्ति को आप सेल कर सकते हैं, तो बच्चों के केस में जो रिस्क कवर है वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता। अगर 0 से 6 साल का बच्चा है तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा, और 6 साल से अगर अधिक की उम्र है तो जैसे ही उसके 8 साल कंप्लीट होंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 इयर्स, जो रिस्क कवर है तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 8 साल से अब का चाइल्ड है तो तुरंत ही इंस्टेंटली रिस्क कवर जैसे ही पॉलिसी नंबर गिरा स्टार्ट हो जाता है। अब इन केस ऑफ रिस्क कवर से पहले डेथ हुई तो जो भी फंड वैल्यू है वो रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। डेथ बेनिफिट, बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्टेड लेस एनी पार्शियल विड्रॉल्स मेड ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, क्योंकि जैसे इस प्लान में एक फैसिलिटी है कि 6 साल के बाद आप कुछ परसेंट आपके फंड का विड्रॉ करवा सकते हो या कुछ यूनिट कैंसिल करवा करके ले सकते हो। तो क्या होगा, जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है माइनस पिछले 2 साल में जो आपने पार्शियल विड्रॉल किया है वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाती है, और फंड वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। अभी मैं एक और बात अच्छे से बताऊं कि अगर आपने पार्शियल विड्रॉल किया है और उसको 2 साल कंप्लीट हो गए तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड फिर से रिसेंबल हो जाएगा, ये खासियत है। 2 साल अगर कंप्लीट हो गए ना पार्शियल विड्रॉल को तो तीसरे साल आपका बेसिक सम एश्योर्ड फिर से एज्यूम हो जाएगा। सपोज मैंने 5 लाख का सम एश्योर्ड, सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 टाइम इंश्योरेंस मुझे 10 लाख का मिला, मैंने 50,000 का पार्शियल विड्रॉल लिया, 50,000 पार्शियल विड्रॉल लिया, तो 2 सालों के लिए वो 9.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड की वैल्यू हो जाएगी, 10 लाख माइनस 50,000, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल कंप्लीट हो गए उसको, ओके, तो ये फिर से 10 लाख हो जाए, तो ये बेसिक है। और उसके बाद भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो बेसिक सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो होगा वो मेरी फैमिली को मिलने के पात्र होगा, भले ही मैंने 50,000 का सम एश्योर्ड 50,000 का विड्रॉल ले लिया, ठीक है। सो मैजिकल है, मार्केट में कोई इतनी गारंटी नहीं देता। ओके, सो विच एवर इज हायर दैट माई मदर LIC ऑफ इंडिया विल पे यू। ओके, सो डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली होंगे तो ही आप ले पाओगे, ठीक है। ऑप्शन आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ओके, अपनी लाइफ के दौरान। अभी फंड कौन कौन से होते हैं, एनीबडी, कितने प्रकार के फंड होते हैं? नहीं। देखो, वैसे तो 4 प्रकार के फंड है, 5वें प्रकार का फंड LIC ऑफ इंडिया देती है। पहले सबसे कम रिस्क वाला फंड देख लेते हैं, बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में सबसे कम रिस्क रहता है, क्योंकि देखो अगर आपको फंड ही नहीं पता तो आप क्लाइंट को क्या समझाओगे, है ना। राइट। अभी जोश जोश में बहुत सारे लोग आके आपको बोलेंगे मेरे को SIP लेना है या मेरे को यूलिप प्लान लेना है, मुझे समझाओ, लेकिन उसने कभी मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया तो अब उसको समझाओगे क्या कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मैडम 4 प्रकार के फंड होते हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड, और 5वां जो आता है डिसकंटिन्यूड फंड। अगर पॉलिसी सरेंडर एप्लीकेशन दे दिया तो वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है लॉक इन पीरियड में, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बॉन्ड फंड क्या है। तो बॉन्ड फंड जो है सबसे लो रिस्क फंड रहता है, इसमें मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेप्ट, डेप्ट फंड भी आप इसको बोल सकते हो, डेप्ट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है।
और 0 to 40% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसमें जाएगा। लिस्टेड इक्विटीज में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसीलिए ये कम रिस्क वाला है तो थोड़ा कम रिटर्न देगा। करंटली ये भी 6% के आसपास तो दे ही रहा है। ओके। ओके। सेकेंड आता है सिक्योर फंड। सिक्योर फंड लो से मीडियम रिस्क का रहता है, इसमें 50 to 90% डेब्ट फंड गवर्नमेंट गारंटीज में इन्वेस्ट होता है। 0 to 40% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा, और 10 से 50%, 10 to 50% इक्विटीज में इन्वेस्ट होगा। अब ये आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि मेरे को ग्रोथ चाहिए या सिक्योर चाहिए या बैलेंस चाहिए। आपको सिर्फ फंड देखना है, बाकी फंड मैनेजर्स LIC के इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस फंड, जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मीडियम रिस्क का रहता है, और इसमें भी आजकल 10% के आसपास तो हमारा निवेश प्लस और SIP चल ही रहा है। ठीक है। तो मीडियम रिस्क में 30 to 70% आपका कॉर्पोरेट डेब्ट में गारंटीड गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 40% इन्वेस्ट होता है, और लिस्टेड इक्विटीज में 30 to 70%। डिपेंड करता है, ये फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, आपको सिर्फ फंड का टाइप डिसाइड करना है। ठीक है। उसके बाद यस। आता है ग्रोथ फंड, जो सबसे हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो अगर आप 15 20 25 साल का व्यू लेकर के चल रहे हैं, कितने साल का, 15 20 25 साल का व्यू लेकर के चल रहे हैं कि इससे पहले मैं पैसा उठाऊंगा ही नहीं, मुझे मेरा बच्चा आज बोर्न हुआ है, उसकी हायर स्टडीज के लिए पैसा चाहिएगा, तब तक मुझे इसको देखना ही नहीं है, तो आपको ग्रोथ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। ओके। ओके। या। सो हाई रिस्क है, तो जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड भी रहता है। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। ओके। क्योंकि मार्केट कभी गिर भी सकता है, उड़ भी सकता है। ओके। सो गवर्नमेंट गारंटीज सिक्योरिटीज में 0 to 60% है, शॉर्ट टर्म में इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 40%, और 10 to 100% इसमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। जो निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं ना, उसमें LIC ऑफ इंडिया मोस्टली इन्वेस्ट करके चलती है। ठीक है। उसके बाद पांचवा जो फंड है वो LIC ऑफ इंडिया का डिसकंटिन्यूड फंड है। ठीक है। सो देयर इज अ मिनिमम गारंटीड ऑफ 4% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, द फंड वैल्यू विल बी सेटल टू द नॉमिनी विदाउट वेटिंग फॉर द एक्सपायरी ऑफ द लॉक इन पीरियड। तो सपोज अगर मैंने निवेश प्लस प्लान लिया, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 साल के बाद मेरे को कोई मार्केट का आता पता नहीं चल रहा, भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, और मैंने ओके। सरेंडर की एप्लीकेशन दे दी, तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल से पहले LIC ऑफ इंडिया मुझे पैसा नहीं देगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही ओके। मैंने सरेंडर की एप्लीकेशन दी, तो मेरा जो फंड है, जो भी मैंने लिया था, जो भी फंड वैल्यू है, वो डिसकंटिन्यूड फंड में ट्रांसफर हो जाएगी, और वहां पे भी LIC मिनिमम 4% का गारंटीड दे रही है एडिशन। ओके। और ओके। 5 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, ये अमाउंट मुझे मिल जाएगा। ओके। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए और उसके पहले भगवान ना करे बिना लिए डेथ हो गई, तो उस केस में मेरे नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा, फिर 5 साल का वेट नहीं किया जाता। ओके। ओके। सो यहाँ पे ओके। आपका डिसकंटिन्यूड फंड रोल प्ले करता है कि जहां आपने सरेंडर एप्लीकेशन दे दिया और आपका लॉक इन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। पॉलिसी यस। लॉन तो मार्केट। यस। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं लास्ट में लेती हूँ, आप लिख करके रखिएगा, है ना। ओके। सो पॉलिसी लोन, तो ये मार्केट फंड है, इसमें पॉलिसी लोन अलाउड नहीं है। सरेंडर पेड अप वैल्यू, तो सरेंडर आप पॉलिसी को 5 साल के बाद ही करवा सकते हो, इसीलिए ये थोड़ा रिटर्न आपको अच्छा भी देगा, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जल्दी लिक्विडिटी लेकर के पैसा यूज कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद कुछ बड़ा अमाउंट आपको दिखाई भी देगा। ठीक है। रिवाइवल, तो रिवाइवल नॉट एप्लीकेबल रहता है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल प्रीमियम है, रेगुलर प्रीमियम में रिवाइवल आता है। असाइनमेंट पॉलिसी का आप कर सकते हैं 18 साल से अबव की एज हो तो। सुसाइड क्लोज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा कि 12 महीने से पहले कोई करता है तो जो भी फंड वैल्यू है वही नॉमिनी को पे होगी, सम एश्योर्ड नहीं पे होगा। ठीक है। बैक डेटिंग, तो मार्केट प्लान में बैक डेटिंग अलाउड नहीं होती। एक 5 प्रपोजल फॉर्म, मिनट। इसका सेपरेट प्रपोजल फॉर्म आता है। निवेश प्लस प्लान का टैक्स बेनिफिट, तो ऑन बेसिक प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत
और मैच्योरिटी की बात करें तो ऑप्शन 1 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि टैक्सेबल रहेगा जहां 1.25 गुना रिस्क कवर है, और ऑप्शन 2 टैक्स फ्री रहेगा। तो ऑप्शन 2 के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन वहाँ एज लिमिट आ जाती है। और ऑप्शन 1 तो आप मैच्योरिटी सेटलमेंट ले सकते हैं शायद, ठीक है, तो मैच्योरिटी सेटलमेंट उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, डेथ क्लेम किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, डेथ क्लेम वहां पे टैक्स फ्री ही रहेगा, ठीक है। Okay. अंडरराइटिंग डिसीजंस पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम थोड़े Yeah. क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो कौन कौन सी लाइव्स एलिजिबल है यहाँ पे, तो मेजर लाइव्स को आप दे सकते हैं, ठीक है, मेजर फीमेल लाइव्स को भी दे सकते हैं, मेजर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, माइनर लाइव्स को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज अंडर कैटेगरी A1 को आप दे सकते हैं, थर्ड जेंडर को दे सकते हैं, एनआरआईज एफएनआईओज को दे सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर गेनफुली एम्प्लॉयड है तो उनको भी आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल सम एश्योर्ड इस प्लान में कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे जो एसयूसी है ये बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब बेसिक सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो ऑप्शन 1 में जो भी सिंगल प्रीमियम रहेगा, जैसे मैंने 1 लाख डाला तो 1.25 गुना, यानी 1,25,000 एक्चुअल सम एश्योर्ड वहां पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। 10 लाख डाला तो 12.5 लाख रुपए उसका एएसए बनेगा। वैसे ही अगर 10 टाइम्स ऑप्शन 2 लिया है मैंने, तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना, 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो 1 करोड़, 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख रुपए, ठीक है, वो ए एस ए एक्चुअल सम एश्योर्ड गिना जाएगा, और उसके बाद एसयूसी गिनेंगे हम पिछले 2 सालों में क्या इंश्योरेंस लिया है या नहीं, किसके लिए, कि क्लाइंट कौन सी कैटेगरी, अगर उसने कोई सर्जरी नहीं करवाई, वो हेल्दी लाइफ है, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो नॉन मेडिकल स्पेशल प्रेफर्ड जनरल में हम उसे प्लान सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एएसए एंड एसयूसी कैलकुलेट करेंगे, है ना। मेरे हर प्लान में आपका ये रिपीटेशन होगा ही, क्यों, क्योंकि आपको ये पक्का हो जाना चाहिए, मार्केट में बैठे हो तो आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। नॉन मेडिकल स्कीम्स, सो ऑल इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल स्कीम, क्योंकि सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड जनरल स्पेशल तो दे ही सकते हो, उसके साथ साथ आप एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल में भी प्रीमियम लेके आ सकते हो, ठीक है। अब नॉन मेडिकल एक्सक्लूसिव क्या बोलता है कि ऑप्शन 1 में 849 ऑप्शन 1 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका एएसए कैसे निकालोगे आप, एएसए कैसे निकालोगे, 1.25 गुना रिस्क कवर माइनस पेड प्रीमियम, है ना। Minus paid premium. Okay. ऑप्शन 1 में जैसे 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बेसिक सम एश्योर्ड उसमें मेरे को 1.25 लाख रुपए मिलेगा, हाँ, माइनस 1 Right. लाख मैंने प्रीमियम दिया, तो वो कितना हो गया, 25,000 हो गया। 25,000। हम्म, Right. तो ये 25,000 इतना बार मल्टीप्लाई करो कि ये 15 लाख ना हो जाए, तब तक आप नॉन मेडिकल में दे सकते हो ऑप्शन 1, समझे Okay. आप, समझे। सम एश्योर्ड और प्रीमियम का डिफरेंस जब तक 15 लाख नहीं आ जाता तब तक मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रीमियम को, ओके। यानी इतना इन्वेस्टमेंट आप लेके आ सकते हो, ठीक है। 36 से Okay. 45, 50 साल की एज के लिए ये 10 लाख होगा एएसए, और 51 से 60 साल की उम्र के लिए ये 3 लाख होगा, ठीक है। तो अगर 60 ईयर का व्यक्ति भी चाहता है कि बिना किसी मेडिकल के, अगर उसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो ही, हाँ, अगर Yeah. हेल्थ इश्यू है तो आपको सारे डिस्क्लोज ठीक है। करना है फॉर्म में, ओके, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी क्लेम देने में। सो वहां पे भी 3 लाख रुपए तक का आप दे सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए का डिफरेंस कब आएगा, कब आएगा, Sum assured minus premium paid. हाँ, सम एश्योर्ड माइनस प्रीमियम पेड डिफरेंस 3 लाख रुपए आना चाहिए, Right. ओके। Yeah. तो 25 चौक इटले 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आप दोगे तो 9 लाख के आसपास प्रीमियम आएगा, Okay. यानी 9 लाख रुपए प्रीमियम दोगे, 9 लाख नहीं, हाँ 12 लाख प्रीमियम दोगे, हाँ 9 लाख के आसपास प्रीमियम दोगे आप, तो इसका आपका होगा, सॉरी 10 लाख रुपए प्रीमियम दोगे तो
10 लाख रुपए प्रीमियम दोगे तो आपको 12.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड आएगा। समय शेड्यूल मिलेगा। तो हाँ, यानी समझो 10 लाख का प्रीमियम आप लेके आए तो भी वो नॉन मेडिकल में हो जाएगा, ऑप्शन 1 में, 60 साल की एज के लिए, अगर कोई सर्जरी या कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, तो या वैसे ही ऑप्शन 2 में ये लिमिट 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली है। ऑप्शन 2 में नॉन मेडिकल आप बहुत कम, रेयरली ले सकते हो। मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए तक बहुत हो गया। लेकिन 5 लाख, 4 लाख, अभी ये 5 लाख कैसे होगा? देखो, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आपने लिया तो वहां पे 50 लाख तक का केस आपका बिना किसी मेडिकल के होता है, SUC। ओके, यानी हाइट वेट भी नहीं। तो 50 लाख हो, और एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल का 5 लाख रुपए, एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम नॉन मेडिकल का 5 लाख रुपए, यानी 55 लाख तक आप दे सकते हो। तो 55 लाख के केस में ऑप्शन 2 में आप सिर्फ 5.5 लाख इन्वेस्ट करो, यानी आपका नॉन मेडिकल रहेगा। समझे कैसे यूटिलाइज करना है इसको? ये ऑप्शन 2 में आपको 5 लाख दिख रहा है, ठीक है, 18 से 35 साल की एज में। वैसे भी आप सेल 90 दिन से 35 साल के लिए कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे नॉन मेडिकल ये प्रिफर्ड का चार्ट है, यहाँ पे 18 से 35 साल को बिना मेडिकल के कितना दे सकते हैं अपने? 50 50 50 लाख। लाख रुपए, प्लस वहां पे 5 लाख की लिमिट थी एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल में। तो 50 और राइट, 5 कितने हुए? 55। 55 55 लाख हुए, है ना? तो ऑप्शन 2 में 5.5 लाख लूं मैं प्रीमियम, तो मुझे 55 लाख का रिस्क कवर मिलेगा बिना किसी मेडिकल के, अगर मेरी इनकम 10 लाख से अबव है, और और ग्रेजुएशन या अबव मैंने स्टडी की है तो। अच्छा। ठीक है, मेरी अर्निंग इनकम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ओके, वैसे ही नॉन मेडिकल स्पेशल की बात करें तो स्पेशल के केस में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है, ठीक है, प्रोफेशनल हूँ या अच्छी जगह पे जॉब है मेरी, या SSC पास हूँ, बिजनेस इनकम मेरी 10 लाख है पिछले 3 साल की, तो 30 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, 30 लाख रुपए ये, प्लस 5 लाख रुपए वो, यानी 35 लाख तक, 35 यानी 3.5 लाख रुपए का प्रीमियम मैं क्लाइंट के पास से लेके आऊँ ऑप्शन 2 में, तो भी बिना मेडिकल के हो सकता है, अगर क्लाइंट का प्रीवियसली कोई इश्यू नहीं रहा है, हेल्थ इश्यू नहीं रहा है तो। ओके, तो क्लियर है? या समझ में आ रहा है इसको कैसे हाँ यूटिलाइज हाँ करना है? यस। ओके ना? हम्म। वैसे ही नॉन मेडिकल जनरल में 12 लाख है, हाइट वेट के साथ जाओगे तो 20 लाख है। ठीक है, तो इट मीन्स 1 लाख रुपए भी तो आप ला ही सकते हो, 1.2 लाख तो लेके ही आ सकते हो उससे, प्लस 5 लाख वहां पे, यानी 17 लाख तक का आप दे सकते हो बिना किसी मेडिकल के। तो 1.7 लाख का प्रीमियम ऑप्शन 2 में लेके आ सकते हैं आप। ओके, क्लियर है कैसे देखना है इसको? मेजर स्टूडेंट में अप टू यस। 30 लाख कोई मेडिकल नहीं आता, सिर्फ हाइट वेट आएगा। 25 से ऊपर होगा तो हाइट वेट आएगा, 25 से 30 के बीच में, और 25 तक कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपको स्टडी प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, एज प्रूफ यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिएंगे। फीमेल लाइव्स में आप सारी दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में सिर्फ A1 कैटेगरी को ही दे पाओगे, जिसकी अप टू 24 वीक्स प्रेगनेंसी हो। थर्ड जेंडर को आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 1 में ही दे सकते हैं, ऑप्शन 2 अलाउड नहीं है, और जो प्रपोजल है वो सेंट्रल ऑफिस जाएगा। ठीक है, ये थर्ड जेंडर में मेरे हर प्लान में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट से जीने की इजाजत है। ठीक है, आप उन लोगों को भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे सकते हो। ठीक है, माइनर लीव्स, मेजर लीव्स, तो यहाँ पे अप टू 2 करोड़ स्टैंडर्ड माइनर यस। लीव्स अलाउड रहेंगी। अब मोर देन 2 करोड़ है या सब स्टैंडर्ड लीव्स है तो वहां मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन सेंट्रल ऑफिस में कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, और 5 ईयर से अबव एज है बच्चे की तो स्कूल गोइंग कंपलसरी चाहिए। सब स्टैंडर्ड माइनर लीव्स ऑप्शन 1 में अप टू क्लास 3 ही दे पाओगे। ठीक है, और वो भी ओवरवेट माइनर के केस में। माइनर यानी 18 ईयर बिलो के केस में क्लास 3 तक ही चलाया जाएगा, और हाइट वेट का इशू है यानी ओवरवेट, BMI का इशू है तो ही आप दे पाएंगे, और कोई इशू है तो नहीं दे पाओगे। 18 से 50 साल की एज तक क्लास 10 तक चलेगा, 51 से 60 साल तक क्लास 7 तक अलाउ करेंगे, 61 से 65 तक क्लास 4 तक चलेगा, और 66 से 70 तक क्लास 1 एक्स्ट्रा तक अलाउ किया जाएगा।
ठीक है। ऑप्शन 2 में सिर्फ क्लास 1 मेजर लाइफ ही अलाउड है, बाकी किसी का एक्स्ट्रा प्रीमियम अलाउ करेंगे नहीं। अगर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो वो गेनफुली एम्प्लॉयड होगा। दोनों ही ऑप्शन उसको अलाउड है, लेकिन गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा तो ऑप्शन 1 में स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। जैसे मैक्सिमम परमिसिबल एक्स्ट्रा 15 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है। रिस्ट्रिक्शन फॉर सब स्टैंडर्ड लाइव्स यहाँ पे है, जैसे 18 से 50 साल में ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा में अप टू क्लास 10 तक ही मिलेगा, अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा तक चार्ज हो रहा है तो। अगर 11 से 15 रुपए चार्ज हो रहा है तो अप टू क्लास 9 तक लगेगा। तो ऐसे जो केसेस है वो तो वैसे भी डिवीजन पे जाएंगे, तो आपको इतना विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये अप टू कितने क्लास तक चलता है और क्या रीजन है कि वहां पे प्रपोजल कैंसिल हो सकता है। तो अगर किसी भी केस में ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा यानी निवेश प्लस में 15 रुपए से ज्यादा हो रहा है तो वहां पे हम नहीं दे पाएंगे। ओके। उसके बाद ऑप्शन 2 की बात करें तो वहां पे प्लान इज नॉट अलाउड अगर स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा इज चार्ज, आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर नहीं मिलेगा। ओके। बिजनेस इंश्योरेंस में ये कीमैन पार्टनरशिप में नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम पे खरीद सकता है, जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है। एनआरआईज एफएनआईओज के केस में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैटेगरी की कंट्रीज में ये प्लान अलाउड नहीं है। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 में सिर्फ ऑप्शन 1 अलाउड है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ऑप्शन 2 अलाउड नहीं है। ग्रुप 5 कंट्री में ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ही अलाउड है। माइनर एंड हाउसवाइफ एनआरआई एफएनआईओ में ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्री को ऑप्शन 1 दे सकते हो। ऑप्शन 2 आपको नॉन मेडिकल स्कीम्स में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेल ऑर्डर आप नहीं कर सकते ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 1 में आप कर सकते हो। ठीक है। एफएनआई को ओसीआई कार्ड कंपलसरी है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि 30 साल की उम्र है क्लाइंट की, सिंगल प्रीमियम 1 लाख रुपए दिया है, पॉलिसी टर्म 20 साल की दी है और ऑप्शन 2 उसने परचेज किया है। ठीक है। तो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद 50 साल पे फंड वैल्यू जो है 1 लाख की 4 लाख होकर के अगर 8% हम रिटर्न मानते हैं तो 1 लाख के 4 लाख आपको 50 लाख 50 साल की एज पर यानी 20 साल की टर्म में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ये भी लिया है कि भगवान न करे 9th ईयर पे क्लाइंट की डेथ होती है और 8th ईयर पे उसने पार्शियल विड्रॉल 30,000 रुपए का किया है, तो डेथ क्लेम कैसे मिलेगा? तो जो भी 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम है माइनस उसने पिछले 2 सालों में जो पार्शियल विड्रॉल, तो यहाँ पे 9 साल पे हो रही है यानी 8वें साल ही, यानी 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए थे उसको, तो पार्शियल विड्रॉल डिडक्ट करके 9,70,000 मिल जाएगा। ठीक है। अभी इसी स्टेज पे अगर हम सपोज फंड वैल्यू देखें तो वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए बनेगी। अगर 8% का रिटर्न दे रहा है हमारा फंड तो अप्रोक्स 2 लाख बनेगी। तो फंड वैल्यू या बेसिक सम एश्योर्ड दोनों में से जो ज्यादा है वो नॉमिनी को पे होगा नेचुरल डेथ में। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है? बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है, 9,70,000 रुपए, तो वो नॉमिनी को पे हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ क्या होगा? एडिशनल सम एश्योर्ड पे होगा जो 19,70,000 हो जाएगा। अगर विड्रॉ नहीं किया होता तो वो 20 लाख पे होता है एक्सीडेंट के केस में, अगर एक्सीडेंटल राइडर लिया है तो, नहीं लिया तो नहीं होगा। अभी गारंटीड पार्ट देखते हैं कि हमारा फंड जो है वो ग्रो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ एलआईसी ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गारंटीड एडिशन दे रही है एज अ परसेंटेज ऑफ सिंगल प्रीमियम। जैसे 6th ईयर पे आपका जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 3% ऐड हो जाएगा। सपोज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका 3% यानी 3,000 रुपए के जो भी उस समय एनएवी चल रहा है, जैसे 20 रुपए अगर एनएवी चल रहा होगा तो 3,000 डिवाइडेड बाई 20 यानी कितने यूनिट होंगे? 150 यूनिट हुए। 150। 150 यूनिट मेरी पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे। अब मेरे बाकी के जो यूनिट्स थे उसके साथ ये भी ग्रो करने लगेंगे। ठीक है। वैसे ही 10वें साल पे फिर से 4% का एडिशन होगा, यानी 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 4,000 रुपए के यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। 15 साल पे 5%, 20 साल पे 6% और 25 साल पे लास्ट में 7%, यानी 1 लाख पे 7,000 के यूनिट्स एलआईसी ऑफ इंडिया ऐड करके देने वाली। ठीक है। तो ये अगर मैंने पॉलिसी कंटिन्यू रखी है तो ये एडिशनल बेनिफिट है इस प्लान का।
ओके। इसके बाद बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल करने के लिए मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए और 5 साल पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, फिर ही आप करवा सकते हो। ठीक है। नाउ फॉर 2 years फ्रॉम डेट ऑफ पार्शियल विड्रॉल द बेसिक सम एश्योर्ड या पेड अप सम एश्योर्ड शैल बी रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। तो हमने वो एग्जांपल में समझा था कि कैसे कम होता है। अब पॉलिसी के छठे से 10वें साल के बीच में अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो 15% ऑफ यूनिट फंड आप विड्रॉ करवा सकते हो। 11 to 15th ईयर के बीच में करना है तो 20% करवा सकते हो। 16 to 20th ईयर के बीच में करना है तो 25% करवा सकते हो और 21st to 25th के बीच में करना है तो 30% करवा सकते हो। अब फायदा क्या है कि इसको मुझे रीपे नहीं करना, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. Yeah. कि सपोज अभी 10वें साल पे मेरा फंड वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपए का है, तो 15 चौक 60 यानी 60,000 रुपए मैं विड्रॉ 60,000 करवा सकती हूँ। ठीक है। without और any उस पे interest. आगे चल के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उसको मुझे रीपे नहीं करना, कोई हेडेक ही नहीं। Okay. ओके, सो प्लस पॉइंट है ये। Right. फिर वो 2 साल के बाद यानी जो 60,000, सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, 20 लाख का इंश्योरेंस चल रहा है, तो 60,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। 2 साल के बाद वो फिर से 20 लाख बन जाएगा Okay. सम एश्योर्ड। ठीक है। तो थ्रू आउट द पीरियड मेरा सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो ज्यादा है वो मेरी डेथ पे नॉमिनी को मिलेगा। ओके। नहीं तो फिर यहाँ पे जितने यूनिट कैंसल्ड हुए अब बाकी के यूनिट ग्रो करेंगे। ओके। Okay. चार्जेस की बात करते हैं तो अलोकेशन चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है। ऑनलाइन मोड तो हम देख नहीं रहे, ऑफलाइन मोड में 3.3% अलोकेशन चार्जेस सिंगल प्रीमियम का लगता है। वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो वो लेते ही है, म्यूचुअल फंड्स में भी लेते हैं। ठीक है। मोर्टेलिटी चार्जेस, तो मोर्टेलिटी चार्जेस एज पे डिपेंड करता है, जो महीने के हिसाब से मंथली चार्जेस विल बी 1/12 ऑफ एनुअल मोर्टेलिटी चार्जेस। ठीक है। ये आपके डिडक्ट होकर के जो अमाउंट है वो आपके यूनिट्स में इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है। इफ फंड वैल्यू इज मोर देन no charges will be deducted. Okay. Mortality charges will be as per age nearer birth date of the policy holder, the policy anniversary। हर साल आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका मोर्टेलिटी चार्जेस रहेगा। द रेट ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस जो है वो पर 1000 सम एश्योर्ड पे रहता है। तो अगर एज 25 साल है तो पर 1000 पे 1.23 रुपीज मोर्टेलिटी चार्जेस रहता है, यानी 1 लाख का बीमा लिया है तो उस पे 123 रुपए देने। ठीक है। 25 से 34 तक ये रेंज रहेगी। 35 साल की एज है तो 1 लाख के बीमे पे 1,60,000 रुपए जा रहे हैं। ठीक है। 45 की एज है तो 359 रुपए जा रहे हैं 1 लाख पे। ओके। और 50 की एज है तो 618 रुपए जा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हम इस बात में कि हर पॉलिसी एनिवर्सरी पे आपकी एज क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी चार्जेस मंथली वाइज डिडक्ट होंगे। ठीक है। क्लियर है? उतने यूनिट कैंसिल होंगे। No, Yes. ma'am. देन लिंक्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस, तो एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज जो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कैंसलिंग अप्रोप्रिएट, क्योंकि सिंगल प्रीमियम है हम इसमें प्रीमियम नहीं दे रहे तो जो भी यूनिट्स है वो कैंसिल होते हैं। तो चार्जेस 40 पैसे पर 1000 सम एश्योर्ड है। अगर पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में है तो ये चार्ज 0.80 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड रहेगा। ओके। अदर चार्जेस और एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपने ले लिया है बाद में कैंसिल करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। स्विचिंग चार्जेस साल में 4 बार आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। Sure. फंड मैनेजमेंट चार्जेस विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी, जो डेली बेसिस रहता है। एनएवी डिक्लेरेशन विल बी नेट ऑफ एफएमसी पर एनएम 1.35% आपका चार्ज किया जाता है। ठीक है। ऑल टाइप जो चारों टाइप के फंड है उसमें 1.35% पर एनएम। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका जो भी फंड वैल्यू है उसका 1.35% चार्ज किया जाता है। वो कहीं पे भी लगेगा, आप जहां पे इन्वेस्ट करोगे वहां पे लगता है। 0.50 पैसे पर एनम ऑफ यूनिट फंड फॉर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी, अगर आपके 4 प्रकार के फंड में नहीं आपने सरेंडर का ऑप्शन दे दिया तो वहां पे 0.50 पैसे पर एनम चार्ज होगा। ठीक है। परसेंट चार्ज होगा।
बिड ऑफर स्प्रेड ये हम नहीं चार्ज करते। पार्शियल विड्रॉल चार्ज तो वो 100 रुपीज प्लस जीएसटी रहता है, यानी 118 रुपए एप्लीकेशन चार्ज रहता है। ओके, उसके अलावा डिसकंटिन्यूड चार्ज, अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में चली गई है, ठीक है, तो ये आप कहीं पे भी, इवन आप अपनी बैंक की एफडी भी कैंसिल करवाते हो तो भी उसका डिसकंटिन्यूड चार्ज लिया जाता है। लिया जाता है, नहीं लिया जाता? हाँ नहीं। है ना? Yes. तो Sure. यहाँ पे भी वो चार्जेस लगेंगे। जो कैसे होते हैं, फर्स्ट ईयर में ये 2% ऑफ सिंगल प्रीमियम या 3000, दोनों में से जो कम होगा वो, ठीक है। 3 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पे 2 स्लैब रखे गए, 3 लाख तक और 3 लाख से अबो। तो 3 लाख से अबो है तो 1% ऑफ एसपी और 6000। यानी इतना समझ लो, अगर डिसकंटिन्यूड सरेंडर का आपने फॉर्म भरा ही है तो 1 से 4 साल तक आपको चार्ज लगेगा। लेकिन 5वें साल आपने एप्लीकेशन दिया है तो वहां कोई चार्ज नहीं लगना। तो ये चीज अपने क्लाइंट को थोड़ा समझाना। वैसे भी इन्वेस्टेड है, तो अगर रिस्क नहीं लेना तो आप बॉन्ड फंड में जाने दो, ठीक है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है, रहने दो Right. उसको जहां पे। ओके, आप क्यों फालतू में डिसकंटिन्यूड के चार्ज दे रहे हो? 5th ईयर ऑनवर्ड ये नील है, Yeah. ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता। उसके बाद मिसलिनियस चार्जेस की बात करें तो LIC ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो कभी भी अपने चार्जेस चेंज कर सकता है, लेकिन फिलहाल जो है वो 100 रुपीज प्लस जीएसटी चल रहा है। टैक्स चार्जेस अभी जीएसटी 18% चल रहा है, वही एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। राइट टू रिवाइज चार्जेस LIC के पास रहते हैं, जो मैंने बोला चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी ये मैं जैसे बोल रही थी, म्यूचुअल फंड चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। सो व्हेन यू इन्वेस्ट, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको एंट्री लोड यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगते हैं। वन टाइम फी चार्ज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल फी ऑफ 100 to 150 रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट अबव रुपीज 10,000। इतने ये 3 प्रकार के चार्ज लगेंगे। जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं तब रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस रेशियो लिए जाता है। चार्जेस फॉर द ड्यूरेशन द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, मैक्सिमम चार्जेस परमिटेड 2.5% पर एनएम। तो जिस प्रकार का फंड उस प्रकार के चार्ज लिए जाते हैं। व्हेन यू एग्जिट, जब आप निकलते हैं तब एग्जिट लोड लिया जाता है, बैक एंड लोड जिसको बोलते हैं। वन टाइम फी चार्ज एट द टाइम ऑफ रिडिम्पशन, जो 1 से 3% तक वेरीज करती है ऑन टाइम टू टाइम। और उसके अलावा इनकम टैक्स प्रॉफिट पे, ठीक है, Right. जो आपके ITR में शो करना है। तो ये चार्जेस हैं जो लिए जाते हैं। मार्केटिंग टूल क्या है इस प्लान के लिए, तो हियर आर सम मार्केटिंग पॉइंट्स दैट सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। निवेश प्लस के साथ सिक्योर करें, जो कॉम्बिनेशन सेविंग इंश्योरेंस दोनों है। एट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं, अभी 16% ग्रोथ में चल रहा है। टैक्स बेनिफिट है क्योंकि 10 टाइम्स दे रहा है, ठीक है। 10 10D में डेथ क्लेम टैक्स फ्री रहेगा। ओके, उसके बाद राइडर्स ले सकते हो आप, मैच्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट कर सकती है। सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। ओके, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो 10 से 25 साल की टर्म है। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी है LIC के नाम, जो एक बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। गारंटेड एडिशन है, जो मैंने आपको बताया, 6 ईयर के बाद, ठीक है, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, अप टू 25 ईयर एडिशन है। स्टार्ट अर्ली बेनिफिट मोर, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, 1 लाख दो, 25 साल बाद 16 लाख लो। लो। ओके, सो दैट्स ऑल, दैट वाज जीवन, not जीवन। टुडे वी स्टडीड निवेश प्लस प्लान। Yes, Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो अभी हम कैलकुलेशन पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, yes. वो हम YouTube पे लाइव ले रहे हैं। प्लान समझाने के लिए इतनी रिकॉर्डिंग इनफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड प्लीज Okay. सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और प्लीज कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू सो मच।